प्रेम जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से मायावती को कांग्रेस मनाने की कोशिश लगातार करती देखी गई, लेकिन मायावती मानी नहीं। मायावती इंडिया गठबंधन में आई नहीं है, लेकिन मायावती जिस तरीके का कदम उठा रही हैं, उससे तो एक बात साफ दिखाई पड़ रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर या जहां पर दलितों की आबादी ज्यादा है वहां भी, और मुस्लिम की आबादी निर्णायक है, वहां भी वो मुस्लिम कैंडिडेट देती हुई दिखाई पड़ रही है। सवाल यह है कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ने में लगी हैं, या वो अपनी चुपचाप बनाई हुई रणनीति से यह साबित करने में जुटी हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी अभी भी एक बहुत बड़ी ताकत है और मुस्लिम को अट्रैक्ट करने के लिए वो खास तौर पर ऐसी रणनीति अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर रही है। जी पंकज जी, इस चुनाव से के नतीजे ये तय करेंगे कि मायावती जी की का राजनीतिक भविष्य जो है क्या बनता है। चुनाव में वो लड़ती हुई दिखेंगी तो निश्चित रूप से जो दलित और मुस्लिम समीकरण बोलते हैं पहले सफल हुए हैं, तो इस बार भी होने के आसार होंगे। और अगर ऐसा होगा तो इसका नुकसान किसको होगा, ये प्रश्न है। जहां तक मुस्लिम वोट्स की बात है, उसका अट्रैक्शन अगर बीएसपी के तरफ होगा तो इंडिया गठबंधन को नुकसान है। दलित वोट को देखें तो दलित वोट, सबसे ज्यादा दलित सीटें बीजेपी के ही पास हैं, सत्ता में है, अधिक से अधिक है। तो दलित वोट का नुकसान दोनों को हो सकता है, ज्यादा बीजेपी को होगा इस तरीके से। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये तो वैसी बातें, इसको हम अतीत के आईने में देखेंगे कि मायावती जी का एक वोट बैंक है, लेकिन वो वोट बैंक लगभग आधे पर आ चुका, ये भी तय है। विधानसभा चुनाव में उनका वोट बैंक बहुत गिर गया। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि गठबंधन में 10 सीटें जीती थी, लेकिन उससे पहले जब अकेले चुनाव लड़ी थी मायावती जी तो एक भी सीट नहीं थी। ये सारे तथ्य भी हैं। तो अगर जनता समझती है कि मायावती जी चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए लड़ रही है, ये मैसेज अगर देने में वो कामयाब हो गई, तब तो निश्चित रूप से गंभीर एक पार्टी के तौर पर। लेकिन चूंकि ये इलेक्शन बाइपोलर हो रहा है और अब तक का जो स्वरूप दिखता है, तो उसमें मायावती जी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, इनको कोई गंभीरता से जनता लेती है कि नहीं लेती। हालांकि दोनों का कंपेयर हमें भी उचित नहीं लगता है कि इन दोनों को कंपेयर किया जाए, लेकिन चूंकि उन्होंने भी 11 प्रत्याशी दिए तो मैंने जस्ट नाम ले लिया। तो उनको गंभीरता से लेती है जनता की नहीं लेती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस पर निर्भर करेगा। लेकिन मायावती जी का पॉलिटिकल फ्यूचर का सवाल है ये इलेक्शन, सबसे बड़ी बात है। दूसरे को क्या नुकसान पहुंचाएंगे और किसको फायदा करेंगे, ये तो अलग प्रश्न है। उनके अपने फ्यूचर का सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी परीक्षा है। जी हाँ, बोलिए बोलिए, आप चुप हो गए। हाँ, मैंने अपनी कह दी जी। अच्छा, सबसे आपके हिसाब से सबसे बड़ी परीक्षा उनकी इस चुनाव में होनी है, पर बड़ा सवाल यह है कि उनकी परीक्षा तो होगी, लेकिन खेल किसका बिगाड़ेंगे। आपने कहा यह चुनाव बाइपोलर है, प्रो मोदी एंटी मोदी। वो ना तो प्रो मोदी दिख रही है और ना एंटी मोदी दिख रही है। एंटी मोदी मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि कांग्रेस का साथ समाजवादी पार्टी को है। समाजवादी पार्टी जोर जोर से कह रही है कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकती है तो कांग्रेस पार्टी हरा सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या मायावती मुस्लिम मतदाताओं को, दलित मतदाताओं को यह समझाने में कामयाब हो सकती हैं कि नहीं, कांग्रेस नहीं हरा सकती, अखिलेश नहीं हरा सकते, मायावती हरा सकती हैं। और अगर यह समझाने में कामयाब हो जाएंगी तो क्या इसका नुकसान इंडिया अलायंस को नहीं होगा। ब्रजेश शुक्ला जी, आपको क्या दिखाई पड़ता है कि मायावती का यह मूव किसके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा? क्या यह अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, या इससे नुकसान बीजेपी को होगा? क्योंकि यह सच बात है
कि दलित जाति से भी, समाज से भी ज्यादा जीते हुए उम्मीदवार बीजेपी से ही है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि पहले एक आपने शुरू किया था तो आपने कहा था कांग्रेस ने बहुत कोशिश की। कल मैं एक डिबेट में था और समाजवादी पार्टी ने पहले कह दिया था कि कांग्रेस की एक तरफा कोशिश थी ये। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि 17 सीटें मैंने दे दी है, 63 हमको लड़ना है, 17 में अपना दे दो जाके मायावती। ये कांग्रेसी उत्साहित थे कि किसी तरह मायावती को ले आया जाए। अब मायावती 17 में बांट देते क्या उसमें मान जाती। दूसरी बात यह है कि किसका नुकसान होगा। वास्तव में अब वो स्थितियां नहीं है। एक मैसेज बड़ी तेजी से गया है। मैं जब लोगों से बात करता हूँ, लोगों से बात जाता हूँ, मुसलमानों से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं साहब मायावती जो है बीजेपी का वोट कर रही है, इसलिए इतने प्रत्याशी मुस्लिम। यदि आप 2022 के विधानसभा चुनाव पर के आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको दिखेगा कि जहां मुस्लिम प्रत्याशी बसपा ने दिए थे उनके गांव का वोट आप निकाल दीजिए, वो अपने गांव से हार गए जहां पूरे पूरे मुस्लिम थे। तो इस तरह के आप गोटियां चल सकती हैं। मैं लखनऊ में 1-2 सीटें जानता हूं जो अपने मोहल्ले से हार गए चुनाव, मुस्लिम प्रत्याशी थे, अब मुस्लिम मोहल्ला। तो अब वोट इस तरह नहीं पड़ते हैं। वो एक कोशिश है उनकी। कारण क्या है कि कोशिश ये है कि किसी तरह दलित और मुस्लिम, ये कोशिश आज की नहीं है। ये कोशिश मैं देख रहा हूं 1996 से चल रहा है, फिर 98 में चला, 99 में चलाया, ये करती रहे। बीच में 2005 के बाद ब्राह्मणों को जोड़ने का प्रयास हुआ, 2007 में वो थोड़ा सफल दिखा, लेकिन अब वो चीजें नहीं। इसलिए नहीं है कि जिसको वो खड़ा कर रही हैं क्या उनको वोट मिलेंगे। जो मुस्लिम प्रत्याशी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है वहां सर्वाधिक वो मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही है, लेकिन उसका आप कैराना के आंकड़े उठा के देखिए विधानसभा के, बिल्कुल एक तरफा समाजवादी पार्टी को गया है वोट। वहां पर 90% पोलिंग हुई है और उसमें 95%, 96% एक पार्टी को चला गया। ये स्थिति रही है। अब ये कोशिश, पिछली बार ये कोशिश की थी, एक बार भी कोशिश कर रही है कि इस बार सफल हो जाए किसी तरह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सफल होने जा रही है। कारण क्या है कि एक संदेश चला जाना, ये बहुत अच्छे ढंग से ये जो समाजवादी पार्टी और ये सब मीडिया में चलता रहा साहब वो मोदी को फायदा पहुंचा रहा है, ये बड़ी तेजी से गया और भीतर तक गया है। वो कोशिश हो रही है, उन्होंने कई जगह इस तरह के प्रयोग किए हैं, लेकिन जब दलित जो वोट है, अब दलित वोट में भी उनका जो सजाती वोट है, सजाती वोट उनके पक्ष में जरूर थोड़ा बहुत जा रहा है, लेकिन उसमें भी बंटवारा हो जाता है बीच बीच में। बाकी मुस्लिम वोट मुझे 22 में नहीं दिखा था, केवल 19 में इसलिए दिखा था कारण उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। बिल्कुल लगता था कि एक चुनाव जीत रही है, ये महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। वो स्थितियां इस बार नहीं है। कांग्रेस सपा के साथ है। ये कोशिश बेकार साबित हो चुकी है कि साहब गठबंधन करिए। यहाँ अगर कांग्रेस ने बड़ा प्रयास किया, चिट्ठी लिखी दिल्ली को, साहब वो गठबंधन कर लिया जाए तो ठीक हो जाएगा। अरे गठबंधन करना, गठबंधन ऐसे नहीं होता है, गठबंधन सीटों से होता है। जब सीटें आपको आप देने को नहीं है तो आप कहाँ गठबंधन कर लेंगे। या तो ये गठबंधन तोड़िए, तो ये कॉप केंद्रीय नेतृत्व इनका सतर्क था, उन्होंने बातचीत जरूर की, लेकिन उन्होंने गठबंधन नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब कोशिश बहुत कामयाब होने जा रही है। क्या मैं इसलिए नहीं होने जा रही है, आपको नहीं लगता ये कोशिश कामयाब होने जा रही है? लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पीलीभीत हो, मुरादाबाद हो, कन्नौज हो, अमरोहा हो, सहारनपुर हो, अगर इन सब जगहों से मुस्लिम उम्मीदवार वो उतार रही हैं, अपने सिटिंग सांसदों को इग्नोर कर रही हैं, वो नए तरह की प्रत्याशी की तलाश में, और जो उनको उचित जच रहा है वहां पर वो उनको उतार रही हैं। मैं एक कन्नौज का उदाहरण देना चाहूंगा। यहां 18% मुसलमान, 31% दलित हैं, और यहां पर यादव की भी आबादी अच्छी है।
और फिर भी कन्नौज से मुस्लिम कार्ड खेल रही है, क्योंकि यहां पर उन्होंने अकील अहमद पट्टा को डिक्लेयर कर दिया। सवाल यह उठता है अनुपम जी, क्या मायावती का यह दांव फेल हो जाएगा? क्या मायावती अगर इस तरीके से टिकट का बंटवारा करती हैं तो दलित तो उनके साथ हैं। अगर हम 2022 को भी अगर मापदंड माने तो तब भी तकरीबन 13% वोट उनके साथ दिखाई पड़ता है। ऐसे में मुस्लिम उम्मीदवारों का सिलेक्शन, खास तौर पर जहां की मुस्लिम की आबादी अच्छी है, उन जगहों पर अगर मुस्लिम दलित का गठजोड़ बनाती हुई दिखती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जीत में भी तब्दील हो सकती है? और जीत में तब्दील नहीं होती भी है तो इंडिया अलायंस को बहुत नुकसान करेगी। पंकज भाई, थोड़ा सा हमारा मैं कल या परसों भी आपकी डिबेट में बोल रहा था, मेरा सारा इशू इसी बात से है कि कौन किसको नुकसान कर रहा है। जब 2019 में सपा बसपा गठबंधन बना था और कांग्रेस ने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, तो क्या किसी ने कहा कि कांग्रेस सपा बसपा गठबंधन का नुकसान कर रही है और भाजपा की बी टीम? किसी ने पूछा? जब ममता 42 की 42 सीट कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है और उसके बाद जाके पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय में भी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने लगती है, तो क्या किसी ने कहा कि ममता बनर्जी बी टीम है? जब वामपंथी केरल में ये गठबंधन जो इंडिया है या राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ कोई भी समझौता करने से ही नहीं मना कर देते, वो राहुल गांधी को केरल छोड़ने का अल्टीमेटम जारी कर देते हैं, तो क्या किसी ने वामपंथियों को बी टीम कहा? जब केजरीवाल दिल्ली के बाहर पंजाब हरियाणा हर जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव में कांग्रेस के साथ समझौता करने से मना कर देते हैं, तो कोई केजरीवाल को बी टीम क्यों नहीं मानता? प्रेम कुमार साहब एक बात कह रहे थे अभी कि साहब मायावती क्या लड़ती हुई नजर आएंगी? मैं पलट के पूछता हूं कि अपने 2%, जहां पे भारतीय जनता पार्टी 50% क्रॉस कर चुकी है, वहां क्या कांग्रेस पार्टी अपने 2% वोट और अमेठी जैसी अपनी पारंपरिक सीट गंवाकर लड़ती हुई नजर आएगी? क्या कांग्रेस जिन 17 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है, क्या वहां उसको, अभी वो पूछ रहे थे कि मायावती को क्या कोई गंभीरता से लेगा, तो क्या मायावती का, तो मैं देखिए अब बड़ा एक आंकड़ों की बात मैं हमेशा करता हूँ पंकज भाई, 38 सीट पे चुनाव लड़ी थी 2019 में, 38 में वो 10 जीती, बची 28, 28 में 27 में वो नंबर 2 पे आई। फिर से सुनिए, 38 सीट पे चुनाव लड़ी थी, 38 में 10 जीती, बची 28, 28 में 27 में मायावती बसपा नंबर 2 पे आई, केवल फतेहपुर सीकरी में नंबर 3 आई। कांग्रेस पार्टी जो तकरीबन, जो अमेठी को तो खैर चले हार गई, रायबरेली छोड़कर तकरीबन बाकी सारी सीट पर जिसकी जमानत जब्त हो जा रही है, जो पिछले चुनाव में 2% आ गई, जिसकी परवाह, अब देखिए हमारे प्रयागराज में देख लीजिए, जो 17 सीटें कांग्रेस को मिली उसमें एक प्रयागराज की सीट है। प्रयागराज की ये सीट 40 साल पहले 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक वेव में अमिताभ बच्चन ने जीती थी। 40 साल पहले इस सीट को जीतने के लिए राजीव गांधी को, उस जमाने के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को राजनीति में लाने को पड़ा था, और 40 साल में ये सीट दोबारा नहीं जीती कांग्रेस ने। तो सवाल मेरा यह है कि अपने 2% वोट के साथ अमेठी गंवाने के बाद क्या कांग्रेस को 17 सीट पे कोई सीरियसली लेगा? क्या वो लड़ती हुई नजर आएंगी? और अगर नजर नहीं आएंगी तो फिर क्यों उनको बी टीम क्यों ना समझा जाए? रही बात बसपा की, जैसा कि मैंने बताया कि 38 सीट लाए थे, 10 जीते थे, 27 में नंबर 2 थे, 1 में नंबर 3 थे, फतेहपुर सीकरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां यादवों की संख्या कम है या ढेर सारी सीटों पे नहीं के बराबर है, वहां पे दलित और मुस्लिम वोट कागज पे मिला लीजिए, तीसरे वोट की जरूरत ही नहीं पड़ती है पंकज भाई। कहीं 50, कहीं 55, कहीं 60, कहीं 65 और कहीं 70 हो जाता है, कोई तीसरा वोट चाहिए ही नहीं। आप देखिए कन्नौज की बात करिए, कन्नौज में मैं मानता हूं कि मायावती ने अखिलेश यादव को घेरने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया। आखिरी बार 2000 में अकबर अहमद डंपी वहां गए थे, तब से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं लड़ा वहां। बीच में आम आदमी पार्टी ने किसी को यूं ही लड़ाया था, उसकी जमानत जब्त हो गई।
तो 24 साल बाद वहां मुस्लिम कैंडिडेट दिया है उन्होंने। वहां पे एक बात ध्यान रखिए, जितनी यादवों की और ब्राह्मणों की जनसंख्या है, तकरीबन उतनी ही जनसंख्या मुसलमानों की है। उसके बाद भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं लड़ा था। अब ऐसे में अगर वहां पे मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया, तो चलिए मैंने मान लिया कि उन्होंने अखिलेश यादव को घेरने के लिए वहां पे एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया। परंतु मुझे ये बताएं कि जहां पे यादव जनसंख्या नहीं है, जो कि समाजवादी पार्टी का देखिए कांग्रेस की तो कोई बात ही नहीं, उनका कोई वोट ही नहीं, मैंने बताया 2% में ले दे कि इस गठबंधन में जो प्रभावी है वो समाजवादी पार्टी। और जहां पे यादव वोट बैंक नहीं है, उनका तो सीधे यही है कि यादव वोट बैंक प्लस मुस्लिम वोट बैंक। अब यादव वोट बैंक आप, क्योंकि आपके पास से ओम प्रकाश राजभर भाग गए, आपके पास से जयंत चौधरी भाग गए, आपके तमाम सहयोगी भाग गए, पल्लवी पटेल तक विद्रोह कर रही। बहरहाल, तो जहां यादव वोट नहीं है, वहां पे अगर दलित और मुस्लिम गठजोड़ जीतने के लिए पर्याप्त नंबर लाता है, तो अगर उन सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट या मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाती है, तो इसे क्या माना जाए कि सपा बसपा को डैमेज कर रही है कि बसपा सपा को डैमेज कर रही है।